नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 की हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट के अंतर्गत आएगा। और टॉपिक है आपका हंटर एजुकेशन कमीशन 8082, यानी कि हंटर शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से हम इस कमीशन को जानते हैं। तो देखिए, एजुकेशनल इफोर्ट्स इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जो भारतीय शिक्षा के लिए प्रयास किए गए, जो पॉलिसी बनाई गई, जो सिफारिशें दी गई, तो उस पर हम जो डिस्कस कर रहे थे उसी सीरीज़ का ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस जब किया तो 1813 से जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा के लिए या अपने फ़ायदे के लिए जो प्रयास किया एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो 1813 से स्टार्टिंग प्रयास जो हुआ, फिर आपका लॉर्ड मैकाले की तरफ गया और लॉर्ड मैकाले ने कुछ अपनी जो थी सिफारिशें दी, कुछ पॉलिसी बनाई। उसके बाद चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था, जिसको हम इंडियन एजुकेशन का देखें मैग्ना कार्टा कहते हैं, या भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। फिर उसके बाद आपका विलियम हंटर का जो कमीशन आया, जिस पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद भी कुछ कमीशंस आए, जैसे कि लॉर्ड कर्जन का कमीशन आया 1899 में। तो आज की वीडियो में हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं, उसी सीरीज के वीडियो पे डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस हम आपके लिए लेके आते रहे हैं इस सीरीज का। तो देखिए, अगर हंटर एजुकेशन कमीशन की सबसे मुख्य इंट्रो वाली अगर हम बातें कहें, तो देखिए, जो आपका चार्ल्स वुड का जो सुझाव थी, ये जिसको कि हम वुड डिस्पैच कहते हैं, और वुड डिस्पैच यानी कि वुड का जो घोषणा पत्र था, उसमें जो पॉलिसी बनाई गई थी भारतीय शिक्षा के लिए, जो सुझाव दिए गए थे भारतीय शिक्षा के लिए, उसका देखें तो पूरा का पूरा रिव्यू करना मेन मकसद था, और उसमें कुछ मूलभूत सुझाव करना मकसद था। इसी के लिए हंटर शिक्षा आपका आयोग की स्थापना की गई थी, जिसमें कि 8 भारतीय भी थे। तो देखिए क्या हुआ कि 1800 आपका 57 में क्या हुआ, प्रशासन का जो शक्ति था, जो पावर था, वो किसके हाथ में था? वो तब तक था आपके कंपनी के हाथ में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। फिर क्या होता है, उसका पावर ट्रांसफ़र हो जाता है, और उसका पावर ट्रांसफ़र होके कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है आपका ब्रिटिश महारानी के हाथ में। ओके, यानी कि ब्रिटिश महारानी के हाथ में ब्रिटेन देखें कि पावर में डायरेक्ट चला जाता है। फिर क्या होता है, ब्रिटिश जो शासन का जो भारत था, उसमें शिक्षा के विकास पे थोड़ा और जोर दिया गया और ध्यान दिया गया, जिसके उपरांत आपका चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र था, वुड का जो हमने कहा घोषणा पत्र था, जिसको वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं, जो 1854 में आया था, जिस पे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। तो वुड के डिस्पैच जो था, उसके सुझावों का जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, उसको सुझाव और अनुदान प्रणाली में ठीक से जो अनुदान प्रणाली जो थी, उनका जो सुझाव था, वो ठीक से काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, उन सब चीज़ों को देखना था, उनका मॉडल देखना था, और फिर उसमें सुझाव देना था कि क्या चीज़ें उसमें अच्छी हैं, क्या नहीं हैं, कौन सा पालन किया जा रहा है, कौन सा पालन नहीं किया जा रहा था। इन सब नीतियों को देखा गया। देखने के लिए लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया 3 फरवरी
आपका 1882 में, ठीक है। तो 3 फरवरी 1882 में जो लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए वो थे आपके विलियम विल्सन हंटर। इसके अध्यक्ष बनाए गए विलियम विल्सन हंटर। अतः इसी कारण इस कमीशन को हम हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और हमने कहा इसमें आपके 8 भारतीय को सदस्य के रूप में जगह दिया गया था इस कमीशन में। तो फिर से हम थोड़ा सा आपको बता दें कि आपके दिमाग में याद रखे चीज़ें कि 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था और उन्होंने उसी समय भारतीय शिक्षा में 1800 यानी कि 82 में एक कमीशन का गठन किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया, इंडियन एजुकेशन कमीशन कहा गया। और फिर इसी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में हंटर जी को, ठीक है, इसी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में हंटर जी को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। और इसी के कारण इसको हंटर एजुकेशन कमीशन कहते हैं। और इस कमीशन का मेन मकसद जो था, हम फिर बता दें कि चार्ल्स वुड का जो वर्क था, जो मॉडल उन्होंने सुझाया था एजुकेशन के लिए, उसका पूरा का पूरा रिव्यू करना था, पूरा देखना था कि फंक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही सब चीज़ें। और उसके लिए फिर आगे अपने पास से सुझाव भी देना था नई चीज़ों का कि जिससे कि शिक्षा को और बेहतर बनाया जाए। और इस कमीशन पे में देखें तो 2 चीज़ों पे बहुत फोकस किया गया था, याद रखिएगा, एक आपका प्राइमरी एजुकेशन और एक सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर इस एजुकेशन कमीशन में बहुत जोर दिया गया था। तो अब चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए जो हमने कंटेंट यहाँ पे रखा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और जल्दी से जल्दी आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो हम चाहते हैं कि 20 मिनट से ऊपर ना जाए। देखिए, हमने जो आपके साथ अभी थोड़ा सा इंट्रो किया, तो यहाँ पे ऊपर जो आप देखेंगे हंटर एजुकेशन कमीशन, और जो उसके नीचे का अगर आप पार्ट पढ़ेंगे जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया, वही चीज़ें यहाँ पे निकल के आएंगी, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, अपने शब्दों में इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं। तो हम मेन जो पॉइंट है उस पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि हंटर एजुकेशन कमीशन की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन 1880 टू 1884 ईस्वी के द्वारा ब्रिटिश शासित भारत में की गई थी। इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है या कहा गया है। इस कमीशन की स्थापना चार्ल्स वुड के घोषणा लेख में प्रतिपादित भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रगति स्तर की समीक्षा करने के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में की गई थी। तो जो ये भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रगति की ये समीक्षा करते, वो लॉर्ड मैकाले की ही चार्ल्स वुड का जो वर्क था, ठीक है, उसी की ये समीक्षा करने के लिए इनकी मेन नियुक्ति की गई थी। और इस कमीशन में 8 भारतीय थे, जिसमें मुख्य रूप से याद रखिएगा सैयद आपके महमूद, भूदेव मुखर्जी, आनंद मोहन बोस तथा आपके टी तेलंग शामिल थे। यहाँ पे कुछ नाम जो दिया गया है ये ध्यान रखिएगा। और हंटर कमीशन का उद्देश्य सिर्फ प्राथमिक और द्वितीय स्तर की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना था। तो ये फोकस किए थे आपका प्राथमिक और द्वितीय शिक्षा प्रणाली पर, और इस पे ही इन्होंने सुझाव भी दिया। देखिए, कहा गया है कि हंटर कमीशन का कार्य वुड की शिक्षा प्रणाली की असफलताओं का कारण खोजना था। जिसके अतिरिक्त इसका कार्य भारत में तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की खामियां खोजकर और उनकी समस्याओं को दूर करने के तरीके तथा पद्धतियों को सुझाना था, यानी कि सजेशन देना था। जो समस्याएं हैं उनको निकाल के बाहर लाना, समस्याओं को ख़त्म करने के लिए सजेशन देना। और हंटर कमीशन
कि कुछ समय तक प्राथमिक तथा द्वितीयक शिक्षा स्थितियों पर गहन विचार विमर्श तथा जांच पड़ताल की और इसी जांच के आधार पर हंटर आयोग द्वारा भारत के शिक्षा स्तर में सुधार के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव जो दिए गए हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हंटर एजुकेशन कमीशन के कार्यों में जो चीज़ें सम्मिलित थी उसको पहले देख लीजिए। इसमें था इनका मेन वर्क प्राथमिक शिक्षा का समीक्षा करना था, फिर राज्य संस्थान की समीक्षा करना था, राज्य संस्थाओं की समीक्षा करना था, फिर आपका द्वितीय शिक्षा स्तर की समीक्षा करना था। तो यहाँ पे प्राइमरी एंड आपका सेकेंडरी एजुकेशन देखिए पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। शिक्षा के क्षेत्र में जो ईसाई मिशनरी थे उनका क्या योगदान रहा, और निजी उद्यम यानी कि जो प्राइवेट उद्यम क्षेत्र इंटरप्रेन्योर जो मतलब बिजनेस के फील्ड हैं उसके प्रति सरकार का जो एटीट्यूड है उसकी समीक्षा करना इनके मेन वर्क में था। और इन्होंने जो सुझाव दिया, अब यहाँ से शुरू होता है। देखिए उन्होंने जो सुझाव दिया उसमें था कि प्राथमिक शिक्षा को सामूहिक जन शिक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए तो जनता की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्थाएं और सभी के लिए शिक्षा देखे जाए तो सभी को मतलब शिक्षा में समान अधिकार मिले। फिर देखिए कहा गया प्राथमिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में आत्मनिर्भरता के गुण को रोपित करना चाहिए। यानी कि शिक्षा सिर्फ ये नहीं है कि आपको एजुकेट कर देना, ये कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में आत्मनिर्भरता के गुण को रोपित किया जाए। यानी कि व्यक्ति एजुकेशन लेने के साथ जब आगे निकले तो वो आत्मनिर्भर निकले, अपने देखें तो जीवन यापन के लिए क्या हो, सेल्फ डिपेंड हो जाए। आगे कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम व्यक्ति की मातृभाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, इन्होंने सजेशन दिया कि जो प्राथमिक स्तर पर जो एजुकेशन का मीडियम रहेगा, ठीक है, लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो रहेगा वो रहेगा उनकी मातृभाषा। यानी जिस भाषा को वो जानते हैं उसी भाषा में उनको शिक्षा दी जाए। फिर कहा गया शिक्षकों की नियुक्ति जिला अधिकारी द्वारा होनी चाहिए तथा जिन्हें सरकार द्वारा अधिकृत होना चाहिए। यानी जो जिलाधिकारी शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रहेंगे, यानी आधिकारिक तौर पे सरकार उनको पावर दी रहेगी जो शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। और विद्यालय भवन तथा फर्नीचर तथा जो विद्यालय के भवन और फर्नीचर किफ़ायती होनी चाहिए, इस पर भी इन्होंने ध्यान दिया। और शिक्षक के प्रशिक्षण हेतु सामान्य विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी एक मेन पॉइंट है। और पाठ्यक्रम में उपयोगी विषयों जैसे कृषि, प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञान तथा अंकगणित एवं मापन की स्थानीय पद्धतियाँ आदि को शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि देखिए साथ ही साथ इन्होंने स्थानीय पद्धतियों पे जोर दिया। यानी कि जो मेजरमेंट का जो लोकल जो पद्धतियाँ थीं, मेथड था, उसको भी इन्होंने शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कहा। और विद्यालय में उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण टिकाऊ तथा किफ़ायती हों, इस पे भी उन्होंने ध्यान दिया, इस पे सुझाव दिया। और यहाँ पे मूल पॉइंट एक और है कि आदिवासी जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के मध्य प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार सरकार का दायित्व होना चाहिए। यानी प्रसार का दायित्व सरकार पे इन्होंने पूरा दिया, जिससे कि आदिवासी और जनजातियों, पिछड़ी जनजातियों के मध्य प्राथमिक शिक्षा जो है और भी बेहतर हो, फले फूले उनके बीच में, ताकि वो कनेक्ट हो सकें एजुकेशन से। आगे कहा गया कि विद्यार्थियों से विद्यालय की फीस उनकी आर्थिक क्षमता के आधार पर ली जानी चाहिए। यानी यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो फीस लेंगे आप विद्यार्थियों से वो उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर लें। यानी कि जो क्षमतावान हो उनसे आप फीस ज़्यादा ले सकते हैं और जो कम क्षमतावान हो उससे आप कम फीस लीजिए। कहा गया है देखिए, यद्यप हंटर कमीशन द्वारा प्राथमिक शिक्षा में सुधार को राज्य का प्रथम दायित्व माना गया। यानी कि शिक्षा
के सुधार के लिए कहा गया है कि शिक्षा का सुधार जो रहेगा प्राथमिक शिक्षा का, वो राज्य का, ठीक है, स्टेट का प्रथम दायित्व कहा गया। और परंतु इस आयोग ने द्वितीय यानी कि सेकेंडरी शिक्षा व्यवस्था के उत्थान हेतु भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए और इन सुझावों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है या जा सकता है। तो देखिए ये ऊपर का हो गया, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो यहाँ प्राथमिक, ठीक है, प्राइमरी लेवल के चीज़ों को ज़्यादा यहाँ पे बताया गया, लेकिन अब सेकेंडरी एजुकेशन से इन्होंने जो चीज़ें यहाँ पे दी, यहाँ पे एक प्रशासनिक सुधार दिया और एक गुणवत्ता में इन्होंने सुधार की बात की। तो प्रशासनिक सुधार में इन्होंने कहा कि हंटर कमीशन द्वारा द्वितीयक शिक्षा के विकास हेतु जो सुझाव दिए गए उसमें मुख्य है कि सरकार को द्वितीयक यानी सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसकी शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह के हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। तो ये कह रहे हैं सरकार को द्वितीयक शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह के हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए और सरकार को द्वितीयक शिक्षा के प्रसार का भार निजी संस्थाओं के कंधों पे देना चाहिए। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी एजुकेशन को प्राइवेट के हाथ में देने की बात कर रहे हैं और सरकार को उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप की बात नहीं कर रहे हैं कि आप हस्तक्षेप ना करें। और द्वितीयक शिक्षा के विकास हेतु सरकार को अधिक मात्रा में जो है उनको जो है फंड यानी कि अनुदान राशि उपलब्ध करवाना चाहिए और लोगों के कल्याण हेतु हर जिले में कम से कम एक मॉडल हाई स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए, इन्होंने अपने सुझाव में दिया। और निजी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए कमीशन ने सुझाव दिया कि सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों को किसी सरकारी स्कूल की तुलना में अपने छात्रों से कम फीस लेनी चाहिए। अब देखिए गुणवत्ता में क्या इन्होंने सुधार की बात की गई कि इन्होंने देखिए कहा कि कमीशन ने कहा द्वितीयक यानी कि जो सेकेंडरी चरण में शिक्षा को 2 भागों में वर्गीकृत कर देना चाहिए, ठीक है, एक ए कोर्स और एक बी कोर्स। यहाँ पे कहा उन्होंने, कमीशन ने कहा कि द्वितीयक चरण में शिक्षा को 2 भागों में क्या करना चाहिए, वर्गीकृत कर दिया जाना चाहिए, ए कोर्स और बी कोर्स। अब देखिए ए कोर्स और बी कोर्स क्या है, देखिए इन्होंने कहा ए कोर्स के अंतर्गत उन विद्यार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना है, यानी कि ए वाले वो रहेंगे जिनको आगे पढ़ाई करना है, जिनको उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना है, विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना है। और कमीशन ने हाई स्कूल स्तर पर मातृभाषा के प्रयोग को शिक्षा के माध्यम के रूप में वर्जित माना। उनके अनुसार हाई स्कूल की शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया मातृभाषा में, लेकिन हाई स्कूल की जो एजुकेशन का जो भाषा का यहाँ बात की गई वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी के माध्यम से दिया जाने की बात की गई। क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन में जाने पर पूरा का पूरा इंग्लिश पे ही फोकस गवर्नमेंट का था उस समय, जो जिसके हाथों में पावर था। और देखिए कमीशन ने शिक्षा के माध्यम के रूप में मध्यम स्तर स्कूलों में भाषा की कोई निश्चित नीति नहीं बनाई। कमीशन ने शिक्षा के माध्यम के रूप में मध्यम स्तर पर स्कूलों में भाषा की कोई निश्चित नीति नहीं बनाई, यहाँ पे ये कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे बी जो आपका यहाँ पे ए कोर्स के बारे में हमने तो बता दिया, लेकिन बी कोर्स के बारे में लगता है मैंने यहाँ पे आपको टाइप करके नहीं, हमने यहाँ पे जो टाइप करके कंटेंट हम नहीं यहाँ पे आपको दे पाए, तो हम बी आपका जो कोर्स है उसके बारे में बता दें। जो बी कोर्स था वो जो व्यावसायिक के फील्ड में जाना चाहते थे, व्यवसाय के फील्ड में जाना चाहते थे, उनके लिए बी कोर्स था, ठीक है, व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोर्स था, यानी कि जिसको अब जाके अपना काम धाम संभालना है, अपना बिजनेस देखना है, ठीक है। तो वहाँ पे कहा गया यानी कि एक आपका ए जो कि आगे उच्च एजुकेशन प्राप्त करेंगे यानी कि ए कोर्स में रहेंगे, और बी कोर्स में यानी कि जो लोग बिजनेस पे धंधे पे अपना ध्यान दे रहे हैं, आगे निकल के वो अपना काम करना चाहते हैं, तो बी कोर्स उन लोगों के लिए रहेगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें की गई। तो यहाँ नहीं कि आपको याद रखना है कि हायर एजुकेशन पे इनका फोकस नहीं था इस कमीशन में, जो आपका हंटर कमीशन है, ठीक है, और इनका फोकस सबसे ज़्यादा किस पे था, इनका फोकस था आपका प्राइमरी एजुकेशन एंड आपका सेकेंडरी एजुकेशन।
और देखिए उच्च एजुकेशन पे इन्होंने थोड़ी सी बातें कहीं, इन्होंने इतना ही कहा था कि उच्च शिक्षा के विकास के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और कॉलेज में विभिन्न प्रकार के पुस्तकों आदि चीज़ों का प्रबंध करना चाहिए। और एक चीज़ इन्होंने और अच्छी बात की ही अपने कमीशन में कि स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इस पे इन्होंने थोड़ा फोकस किया। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हम इतना आपके लिए लाए कि आपके नेट के पेपर 1 में अगर पूछा जाए तो इससे ज़्यादा आप से हम ये नहीं अपेक्षा करेंगे कि आप इससे ज़्यादा और डीप जाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पेपर 1 में इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। अगर जिसका मेन पेपर है, अगर कोई ऐसा है जिसमें सेकेंड जो आपका पार्ट है नेट के पेपर 1 का, यानी कि सिलेबस का जो सब्जेक्ट का मेन पार्ट है, सेकेंड पेपर है, उसमें अगर ये टॉपिक दे दिया गया हो तो उनको बहुत डीप में स्टडी करना पड़ सकता है। लेकिन पेपर 1 के लिए बेसिक चीज़ें हैं कि किस ईयर में आया, किस मूल चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया, हायर पे किया, सेकेंडरी पे किया, और किन किन चीज़ों पे उन्होंने काम किया जो कि याद किया जाता है, जो मेन पॉइंट थे। तो इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है और फिर आपको ये भी रखना है कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ और फिर ये किसके बाद ये कमीशन आए और इस कमीशन में किनके कार्यों को देखा गया, किनके कार्यों को फिर से रिव्यू किया गया, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।